नमस्ते और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एडिटर्स व्यू। एडिटर्स व्यू में आज हम बात करेंगे एग्जिट पोल की। आखिर ये नतीजे क्यों इस तरह के आ रहे हैं और विपक्षी दल कहां चूक कर गया है, इस पर हमारे एडिटर्स डालेंगे प्रकाश। तो आइए एडिटर्स व्यू में प्रकाश भटनागर जी से मुलाकात करते हैं। हमारे एडिटर्स इन चीफ हैं। तो प्रकाश जी, इस बार जैसे अनुमान लगाए जा रहे थे 400 पार का नारा था, आखिर मोदी आ रहे हैं तीसरी बार सत्ता में, तो क्यों आ रहे हैं? एग्जिट पोल को हम एग्जिट परिणाम माने तो क्या वजह देखते हैं इसके पीछे? देखिए ब्रजेश, एक तो मोदी आ रहे हैं, 24 में मोदी आएंगे, ये नैरेटिव बहुत पहले से सेट है। दूसरी बात, इसको नरेंद्र मोदी ने भी समय समय पे स्थापित किया कि वो तीसरी बार लगातार सत्ता में आ रहे हैं। जितने भी उनके उसको कह सकते हैं कि एक अति आत्मविश्वास। लेकिन जब हमने कल पर 1 तारीख को एग्जिट पोल देखे तो वो भी कुछ ऐसा ही बता रहे हैं जो नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में कहा है। संसद का अपने आखिरी भाषण में जो इस वाली संसद में उन्होंने जो कहा था, वो भी ये कहा था कि इस बार हम 400 पार सीटों पर जाएंगे। और ऐसा आदमी तब कहता है जब एक उन्हें अपनी सरकार के कामों पर भरोसा हो और अपनी सरकार के कामों पे जो डिलीवरी उन्होंने लोगों तक पहुंचाई है, जो काम किए हैं, जो लोगों को दिख रहे हैं, वो इस भरोसे को मजबूत करता है। लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्ष है, उनके लिए नरेंद्र मोदी को सहन करना भी ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो एग्ज़िट पोल सही भी होते हैं, कई बार गलत भी होते हैं, लेकिन ये जो एग्ज़िट पोल आए हैं तो मुझे लगता है कि इन्होंने चुनाव परिणामों को एक दिशा दे दी है। और इस दिशा के आधार पे हम कह सकते हैं कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी, बिना हिचक कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और अच्छी बहुमत के साथ में ही उनकी सरकार बनेगी। आने वाले समय में जो बड़े फैसले लेने की बात वो कह रहे हैं, तो वो फैसले लेने लायक ताकत संसद में उनकी होगी। लेकिन क्या वजह देखते हैं तीसरी बार यदि वो सत्ता में आ रहे हैं तो किन लोगों ने उनका समर्थन किया? कौन सा तबका वो है, कौन सी बातें वो हैं जो मतदाताओं के मन में घर कर गई और उनको समर्थन दे दिया उन्होंने? देखिए, एक तो सबसे बड़ा तो मोदी फैक्टर है कि पूरा चुनाव मोदी के इर्द गिर्द है। मतलब चुनाव के अंदर हमने देखा कई सारे मुद्दे आए गए, अलग अलग हिंदू मुसलमान, ये वो सारी चीज़ें जो है वो अपनी जगह है, लेकिन मूल फैक्टर जो है वो मोदी फैक्टर है। और वो पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप मान सकते हैं कि वो एक ही फैक्टर है कि या तो मोदी को लाना है या मोदी को हटाना है। तो जिनको लगता है कि मोदी को लाना है, उनको पता है कि देश के अंदर मोदी के अलावा इस समय और कोई विकल्प नहीं है। जिसे मोदी के सामने या भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के सामने कोई ऐसी मजबूत ताकत नहीं है जिसको कि सत्ता में लाया जा सके, और किन कारणों से लाया जाए ये भी एक कारण होता है। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा तबका हम देख रहे हैं, जो नतीजों में भी देख रहे हैं, तो एग्जिट पोल में देख रहे हैं। बिल्कुल। तो लगता है कि आपको लगेगा कि उन्हें मोदी को लाना है, तो उन लोगों की तादाद ज़्यादा है जिनके लिए मोदी फैक्टर है कि इस समय मोदी के नेतृत्व में लोगों का भरोसा है। अब उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं। एक नेतृत्व क्षमता जो है आदमी की, जब हम देश के लिए प्रधानमंत्री का चयन कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को वो पहले भी बताया कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो एक नेतृत्व क्षमता, अब नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता, अब हम 10 साल से देख रहे हैं वो लोगों से लगातार संवाद करते हैं। हो सकता है उस संवाद की जो प्रकृति है वो एक तरफा हो, लेकिन लगातार लोगों के बीच में बात करना, अलग अलग समूहों से बात करना, ये मतलब उनका पूरे 10 साल से हम देख रहे हैं। मन की बात को भी छोड़ देंगे तो वो कभी खिलाड़ियों से बात करते हुए नज़र, कभी यूट्यूबर से बात करते हुए नज़र आते हैं, कभी उद्योगपतियों से बात करते हुए नज़र आते हैं। तो वो हम उनके ऊपर एक आरोप लगता है कि वो प्रेस से बात नहीं करते, प्रेस के सवालों का जवाब नहीं देते। इस बार उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यू भी दिए, लगभग 60 से 80 के बीच कई उनका इंटरव्यू की संख्या है, और कई चैनलों को 2-2, 3-3 बार भी दिए। तो वो भीड़ में संवाद करना मुझे लगता है कि पसंद नहीं करते, लेकिन वो अपनी बात जनता तक पहुंचाने में सक्षम है। तो ये में कभी ऐसा हुआ है कि इस तरह का कभी नेतृत्व को लेकर ऐसे चुनाव हुए हों जैसे कि नरेंद्र मोदी को लेकर हुए? देखिए, हमें मोदी फैक्टर बड़ा असरकारक है। देखिए, हमेशा नेतृत्व का मुद्दा हमेशा फैक्टर रहता है, चाहे हम जवाहरलाल नेहरू के समय से देख लें, चाहे इंदिरा गांधी के दौर में देख लें, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में देख लें, या फिर अभी नरेंद्र मोदी के दौर में। लेकिन बीच में ऐसा दौर आया था, कोई एक ऐसा चेहरा नहीं था, चाहे हम यूपीए गवर्नमेंट की बात कर। तो अब आप देखेंगे उस समय के ब्रजेश सरकारें बहुत अस्थिर टाइप की बनी, या उन सरकारों पर लोगों का भरोसा नहीं रहा, वो थोड़े टर्म के बाद में बदल गई। तो अब चाहे वो जनता पार्टी की सरकार थी, तो ऐसा ही माहौल था कांग्रेस के खिलाफ, लेकिन उस समय सरकार के खिलाफ आक्रोश था। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के बाद सरकार के खिलाफ आक्रोश था, तो लोग
ने जो विपक्ष इकट्ठा हुआ था उस पर भरोसा करके सरकार को हटा दिया था। ऐसी उम्मीद इस बार शायद ये विपक्ष मान रहा था। आपको ऐसा कोई विरोध नहीं देखने को मिल रहा है। कहीं भी आप जाएंगे तो मोदी के बारे में या एनडीए की सरकार के बारे में इतना तीखा विरोध देख लोग नाराज हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, लेकिन उनके पास विकल्प नहीं है। तो विकल्पहीनता में उनके पास कि यार देना तो मोदी को ही पड़ेगा वोट। तो ये जो कारण है, मुझे लगता है कि वो भी इनकी सफलता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। लेकिन जो मोदी फैक्टर इतना प्रभावी है तो फिर अलग अलग चरणों में हमने देखा मुद्दे क्यों बदलते गए, मंगलसूत्र, मुजरा, ना जाने क्या क्या। देखिए ये तो चुनाव में नेताओं के जो भाषण होते हैं वो अपने स्तर पे होते हैं, और हम देख रहे हैं कि आक्रामकता के मामले में नरेंद्र मोदी का कोई तोड़ नहीं है। और वो आज से नहीं, जब वो मुख्यमंत्री थे तब से ही वो इस चीज़ की परवाह नहीं करते हैं कि प्रधानमंत्री पद पे हैं तो उन्हें क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। अपने दुश्मन को, मतलब जो सामने उनसे लड़ रहा है वो उनका दुश्मन है, वो उनके दिमाग में क्लियर है कि इसको कैसे निपटाना है। तो उन्होंने अपना जो कोर वोटर है उस कोर वोटर को एकजुट रखने के लिए जो भी चीज़ें जरूरी हो सकती वो सब की। तो चाहे उन्हें हिंदू मुसलमान करना पड़ा हो आरक्षण के मसले के ऊपर, तो ये आरक्षण का मुद्दा भी विपक्ष ने उनको दिया, उसके बाद मोदी ने हिंदू मुसलमान भी किया, और वो उनका एक प्री सब्जेक्ट था। तो वो मुझे लगता है कि वो आखिर तक आए, और हम देखेंगे कि इस चुनाव के अंदर जो एग्जिट पोल में हम देख रहे हैं कि मतलब लगभग मैक्सिमम 90% मुस्लिम वोटर्स वो एंटी बीजेपी गया है। तो उसका असर ये भी हुआ है कि जो बाकी तबका है जो जातियों में बांटने की विपक्ष की कोशिश थी, हिंदुओं को के अलग अलग जातियों में या उसमें बांटे, तो वो मुझे लगता है कि वो कामयाब नहीं हो पाई। अगर वो कामयाब होती तो ये जो एग्जिट पोल ऐसे आ रहे हैं वो नहीं आते। दूसरी बात, मोदी फैक्टर के साथ साथ वो कौन से कारण हैं जो बताएंगे दर्शकों को जिससे कि बीजेपी को इतनी बम्पर समर्थन मिला, एनडीए को समर्थन मिला? देखिए, एक तो बहुत ही एक चीज तो मैंने मोदी फैक्टर बताया, दूसरा जो माइक्रो मैनेजमेंट है भारतीय जनता पार्टी की, जो ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय जनता पार्टी का, जो चुनाव लड़ने का तरीका है, साम दाम दंड भेद, जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस को तोड़ा, कौन नेता उनका कहाँ से टूट सकता है, कैसे टूट सकता है, कैसे वो मतदाता को प्रभावित कर सकता है और इसका लोगों पे क्या असर होगा, सारी चीज़ों को सोच के उन्होंने अलग अलग स्तर पे नेताओं को कांग्रेस से तोड़ा। तो निश्चित तौर पे जो संगठन कांग्रेस का ऑलरेडी कमज़ोर है, जो मुझे लगता है कि अभी कांग्रेस ने जो चुनाव लड़ा है वो कहना चाहिए सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे से लड़ा है, और आक्रामकता में राहुल गांधी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन उसके बावजूद अगर उनका असर जनता तक नहीं गया तो उसका कारण ये है कि उनका ऑर्गेनाइजेशन बहुत कमज़ोर है, ज़मीन पर नहीं है। और दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी है वो इतना स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मुकाबले हिंदुस्तान में आज की तारीख में कोई भी राजनीतिक संगठन ऐसा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकता हो। तो एक उनका सबसे बड़ा, दूसरी बात कि जो एक फैक्टर महिलाओं का, कि महिलाओं को मुझे लगता है कि मोदी सरकार में ज़्यादा भरोसा। आप चाहे उसको लेंगे पहले टर्म में शौचालय, घर घर शौचालय, वो एक बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी गांव देहात में। पीएम आवास योजना महिलाओं के नाम के ऊपर दिए उनने। उसके अलावा जो नल जल योजना के अंदर कई जगह हो सकता है कि पानी ना पहुंचाओ लेकिन टंकियां बन गई हैं, तो निश्चित तौर पर लोगों का एक भरोसा है कि आज नहीं तो कल ये चालू हो जाएगा। इसके अलावा आप ये देखेंगे महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा फैक्टर है, चाहे वो अमीर वर्ग की महिला हो, गरीब वर्ग की महिला हो, चाहे मध्यम वर्ग की महिला हो। तो महिलाओं के प्रति सुरक्षा का जो वहाँ हम खास करके जैसे उत्तर प्रदेश का उदाहरण देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज बीजेपी जिस उस पर वापसी कर रही, तो उसमें वहाँ मोदी के अलावा योगी फैक्टर भी है, योगी फैक्टर, योगी की सरकार। और दूसरी बात देखेंगे कि पूरे देश के अंदर आप देखेंगे मोदी सरकार के 10 सालों में कहीं कोई बहुत बड़ा दंगा फसाद ये वो ऐसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिली। आतंकी घटना भी नहीं, आतंकी घटना भी अगर हुई थी तो जम्मू कश्मीर के बाहर क्षेत्र है ना, कश्मीर के बाहर नहीं हुई है, वहाँ भी काफ़ी अंकुश लगा है। पहले उससे पहले अलग स्थिति थी। तो एक फैक्टर ये है। इसके अलावा सबसे बड़ा एक फैक्टर है जो मुफ्त का अनाज। कोरोना ने जो हमारे ऊपर एक आपत्ति आई थी, वो नरेंद्र मोदी सरकार को मौका दिया लोगों तक मुफ्त अनाज पहुंचाने का। उसका लाभ उनको समझ में आया और उन्होंने उसको आगे बढ़ा दिया। 2029 तक जो है वो मुफ्त अनाज गरीबों के अंदर वितरित होगा जो भी उसकी क्राइटेरिया में आते हैं। अब ये विसंगति हो सकती है कि कई लोगों को गेहूं की बजाय चावल मिल रहा हो या चावल की बजाय बाजरा मिल रहा हो, तो लोगों को इतना पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है कि अगर उन्हें वो पसंद नहीं तो वो उसे बाजार में बेच दे रहे हैं। तो आप इससे अंदाज लगाइए कि वो एक बहुत बड़ी जो खाद्य सुरक्षा का कानून
कांग्रेस की सरकार ने पास किया था, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि उस पर अमल जो है नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। तो ये एकदम ऐसा विषय है जो बिल्कुल लोगों को अपील करता है और लोगों को भरोसा। दूसरी बात, चूंकि इसकी डिलीवरी इतनी, हम जो कंट्रोल्स की दुकान, पारदर्शिता इतनी हो गई है कि अब आज में दुकानदार बेईमानी करने की गुंजाइश नहीं है। जब तक आपका अंगूठा नहीं लगेगा तब तक आप किसी को राशन नहीं दे सकते। तो ये जो सुधार उसमें हुआ है और लोगों तक चीज़ें ईमानदारी से जा रही हैं, तो उसका भी वोटर के मन पे एक गहरा असर है। इसके अलावा भी और हम कह सकते हैं कि कई कारण हो सकते हैं। ये तो एक आपने नीचे तबके के बताया, वो भरोसा है। हम पढ़े लिखे तबके की बात कर रहे हैं, आप विदेश में रहने वालों की बात कर पूरे देखिए, पूरे देश के अंदर आप देखेंगे कश्मीर से कन्याकुमारी तक शानदार सड़कें हैं हिंदुस्तान में 10 साल में, कई बड़े पुल, कई टनल, रेलवे का विस्तार, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि भारत में की जो नरेंद्र मोदी के कारण विदेशों में जो वो है कि आज की तारीख में लोग इस चीज़ को मानते हैं कि भाई विदेशों के अंदर भारत की साख बड़ी है, जो है बड़ी है। या बात दुनिया भर के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं जो पहले वो भारत को वो भाव नहीं देते थे, वो आज मोदी के कारण दे रहे हैं। एक नैरेटिव बिल्कुल सेट है, जहाँ भी मोदी जाते हैं बड़ा इवेंट होता है, वहाँ पे लोगों से मिलते हैं और वो भारत के लोग देखते भी हैं उसे। इसके अलावा आप देखेंगे तो वो जो एक उनकी हिंदू पहचान है उसको उन्होंने कभी भी वो ढकने की कोशिश नहीं की। महाकाल मंदिर का महाकाल कॉरिडोर, काशीनाथ में काशीनाथ कॉरिडोर, विश्वनाथ कॉरिडोर जो बनाया विश्वनाथ मंदिर का। इसके अलावा अलग अलग और भी कई सारी अमरनाथ यात्रा में जो सहूलियतें मिल रही है। तो इन सारी चीज़ों पे उनका जो फोकस है वो देश का जो बहुसंख्यक मतदाता है उसको ध्यान में रख के। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्पसंख्यकों के साथ कोई भेदभाव हुआ इस सरकार में। जितनी योजनाएं लोगों के लिए बनी वो भारत के नागरिकों के लिए बनी और उसका लाभ सभी को मिला है। तो वो एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरी बात जो कहना चाहिए कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी जो मध्यम वर्ग है और उसको प्रभावित करती है। तो मुझे लगता है कि कई सारी चीज़ें ऐसी है जो नरेंद्र मोदी से लोगों के असंतोष को, आप कह सकते हो बहुत बड़ा तबका कह सकता है कि भैया वो नरेंद्र मोदी कुछ तो भी बोल देते हैं या ऐसा है, गरिमा नहीं है, लेकिन आप फिर भी नरेंद्र मोदी से हट नहीं रहे हो। लोग नाराज हो सकते हैं लेकिन वोट दे के बीजेपी को आ गए। तो अब ये एक बहुत बड़ा कारण है। इसको आप कह सकते हो कि ये तो तरह से जो विपक्षी दल है उनकी विश्वसनीयता का सवाल है और उनके नेतृत्व की क्षमता का सवाल है। यहाँ पे मोदी की क्षमता स्थापित है और उसका लाभ बीजेपी को मिल रहा है। लेकिन ये और कौन सी कारण रहे हैं कि जो हमने देखा है कि पिछले 10 साल में जो हिंदी बेल्ट की पार्टी कही जाती थी वो दक्षिण में भी उतनी सक्रिय रही। लगातार मोदी ने पिछले 5 साल में वो मेहनत की है। और क्या वजह रहे हैं कि स्वीकारोक्ति आ गई है पूरे देश में? देखिए ये जो एग्जिट पोल है इसका जो सबसे बड़ा मतलब कल जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा ये इनकी वास्तविकता क्या है। लेकिन हम अगर एग्जिट पोल के आधार पर बात करें तो आप देखेंगे कि दक्षिण भारत के अंदर कर्नाटक के अंदर बीजेपी मैक्सिमम थी, उसके अलावा तेलंगाना में उसकी उपस्थिति थी। बाकी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल में वो बिल्कुल 0 सन्नाटा था। वहाँ पे उसका कोई वोट परसेंटेज था लेकिन सीट में कन्वर्ट नहीं हुआ था। अब ये जो एग्जिट पोल ये बता रहा है कि उसको तमिलनाडु में भी उसका खाता खुल रहा है। वो खाता खुल रहा है मतलब एक से ज़्यादा सीटें आ रही है। एक सीट वो 2014 में भी जीत चुके हैं। तो दूसरी केरल में आज तक उनका खाता नहीं खुला है, वहाँ पर 1 से 3 सीटें तक अगर आ रही है। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश के अंदर टीडीपी के साथ उनका गठबंधन है, वहाँ भी बीजेपी को 4-5 सीटें मिल रही है। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं, तेलंगाना में उसकी सीटें बढ़ रही है, तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि उसकी जो एक राष्ट्रव्यापी पार्टी की जो कमी थी वो इस चुनाव में पूरी हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि 10 सालों की सरकार के बाद भारतीय जनता पार्टी जो स्थान कभी कांग्रेस का हुआ करता था उस स्थान पे भारतीय जनता पार्टी काबिज होती जा रही है। और जो संघर्ष के दिन जनसंघ के थे वहाँ पे पहुँच गई है कांग्रेस कि वो अब डबल डिजिट से भी बाहर नहीं आ पा रही है। मुझे लगता है कि अभी भी अगर वो ग्रोथ करेगी, कांग्रेस की कुछ सीटें बढ़ेगी, जहाँ पे तो अगर लगातार भारतीय जनता पार्टी का सक्सेस है वहीं उसकी कुछ सीटें कम हो सकती है। तो वो सीटें यदि कम होगी तो निश्चित तौर पे वो सीधी लड़ाई जहाँ कांग्रेस और बीजेपी की है वहाँ कांग्रेस के फ़ायदे में जाएगी। तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि अगर पिछली बार वो 52 थे तो इस बार भी 70 से ऊपर नहीं जाएंगे। वो हो सकता है 62, 64, 60 या अब जब कल नतीजा आएगा तब पता चलेगा वास्तविकता में तो कि क्या होगा। लेकिन मुझे लगता है बस इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते, यानी कि 100 सीटों पे कांग्रेस अभी भी नहीं आएगी। अगर कांग्रेस 100 सीटों पे आ जाएगी
तो निश्चित तौर पे वो जो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी, तो मैं मानता हूँ कि अगर कांग्रेस 100 सीटों पे आ गई तो निश्चित तौर पे वो इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है और ये जो एग्जिट पोल है ये पलट सकता है। एग्जिट पोल को ही हम परिणाम मान लें तो कांग्रेस का आपको क्या लगता है कहाँ चूक गई? हमने देखा कांग्रेस ने पहली बार मेहनत करते देखी, भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा, और लगातार हमने भाषण भी सुने राहुल गांधी के, लड़ते हुए दिखे मोदी से। फिर क्या चूक हो गई कांग्रेस से? देखिए उनका लड़ना प्रभावशाली साबित नहीं हो पा रहा ब्रजेश। आप राहुल गांधी बराबर अभी हाल आप देखिए कि वो अपने लगातार भाषणों में, जब चुनाव चल रहा था तो वो ये बता रहे थे, जो उन्होंने वचन पत्र जारी किया, जो गारंटी वो दे रहे हैं 5 न्याय की, कि महिलाओं को 8,500 रुपये महीना देंगे, किसानों के लिए MSP करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है 30 लाख नौकरियां जो है खटाक जो वो कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस पे लोगों का भरोसा नहीं हुआ। अगर वो भरोसा होता तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो नहीं होता, कुछ वोटर जो युवा है वो प्रभावित होकर कांग्रेस की तरफ गया हो सकता है, लेकिन इतना भी नहीं गया है कि वो बीजेपी को या मोदी को नुकसान पहुंचा सके। तो मुझे कुल मिला के लगता है जिस तरह से वो सेट कर रहा है विपक्ष इंडिया गठबंधन के, चुनाव आयोग को संदेह के दायरे में ला रहा है, तो मुझे लगता है कि उन्हें अपनी हार दिख रही है सामने, लेकिन उस हार को वो अभी भी पचाने के लिए तैयार नहीं है। दिग्विजय सिंह ने आज बयान दिया कि 295 सीटें आई तो जनता हमारा चुनाव लड़ रही है, जनता ने वोट दिया है, वो 300 पार हो गई तो फिर वो EVM का रिजल्ट होगा। तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस का जो भी लीडरशिप है वो इस समय पूरी रास्ते से भटकी हुए कायदे से कांग्रेस को चुनाव में हार पर आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। जिस कांग्रेस जिस चीज़ का अभी भी श्रेय लेती है, अब आज़ादी के 75 साल हो गए, कांग्रेस अभी भी इस चीज़ का श्रेय लेती है कि अंग्रेज़ों को हमने इस देश से भगाया। तो अगर आपने अंग्रेज़ों को इस देश से भगाया तो भाई आप सांप्रदायिक ताकतों से झगड़ा क्यों नहीं कर पा रहे हो? आप सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए एक क्यों नहीं हो पा रहे हो? आप बल्कि खुद वही काम कर रहे हो जो अंग्रेज कर रहे थे कि जाति में वो फूट डालो और राज करो। आप शुरुआत में विरोध करते थे। मजबूरी में बीजेपी को हिंदू मुसलमान करना पड़ता है जो ऑलरेडी बटा हुआ है। तो मुझे लगता है कि जब आप जिस सोच की आपको ज़रूरत है वापस से खड़ा करने के लिए, अब आप मान लीजिए कि कांग्रेस की दुर्गति हो चुकी है, अगर यही सब परिणाम आ रहा है तो कांग्रेस दुर्गति को प्राप्त हो गई। अब इस दुर्गति से उबारने के लिए क्या कांग्रेस में अच्छा नेतृत्व नहीं है, कांग्रेस में अच्छे नेता नहीं हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं हैं, देश में कांग्रेस के समर्थक नहीं हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन आपको आत्ममंथन करना पड़ेगा कि हम चूक कहाँ कर रहे हैं। ये कांग्रेसी बेहतर तरीके से जानते हैं कि वो कहाँ चूक कर रहे हैं। तो लगातार मोदी सरकार पर जो जनता भरोसा दिखा रही है और विपक्ष एक के बाद एक चुनाव हारता जा रहा है, क्या लगातार हार के बाद जो उसका कार्यकर्ता है, नेता हताश होगा? और कैसे इस हताशा को कार्यकर्ता से दूर कर पाएगी कांग्रेस? क्या करना चाहिए उससे कि इस हताशा से उबर जाए? और फिर एक मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष भी जरूरी है ना। देखिए अब आप मजबूत विपक्ष तो 100% जरूरी है, लेकिन अब आप इसी से एक भारतीय जनता पार्टी जो आज टॉप पे पहुंच रही है, इसी से लीजिए कि उसने जब अपने गठन के बाद 80 में जब वो जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तित हुई और 84 के चुनाव में इंदिरा जी की लहर के अंदर जो सहानुभूति लहर थी उसमें 2 सीटों पे, वो भी एक आंध्र प्रदेश के अंदर मिली थी और एक गुजरात में मिली, ठीक है। बाकी पूरे देश में उसका सफाया हो गया था, लेकिन वो पार्टी फिर खड़ी हुई। फिर खड़ी होने के बाद 89 सीटों पे, अगले चुनाव में 89 में 85 सीटें उनने जीती। फिर उसके बाद से देखिए कि वो 3 डिजिट में पहुंचे और फिर लगातार उनकी बढ़त कायम है। वो कभी भी फिर उस स्तर पे नहीं गए जो कहना चाहिए कि 2004 और 2009 में उन्होंने चुनाव हारा, लेकिन वो इस स्तर पे नहीं गए कि बिल्कुल ही वो हो जाते हैं। और उन्होंने हमेशा अपने नेतृत्व में परिवर्तन किया, अपनी गलतियों में सुधार किया। तो जिस राजनीतिक दल में अपनी गलतियों में सुधार करने की क्षमता होगी वो खत्म नहीं हो सकता, लेकिन कांग्रेस को हम लगातार देख रहे हैं कि वो अपनी गलती ही पहचानने को तैयार नहीं है। वो कांग्रेस का मतलब आप या तो अगर आपको गांधी परिवार पर भरोसा है कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस नहीं हो सकती, तो उस गांधी परिवार के उस नेतृत्व को फुल पॉलिटिकल होना पड़ेगा। फिर उसके अलावा उनको अपने आसपास, चूंकि मुझे लगता है कि जो भी लोग अभी आज की तारीख में तो कांग्रेस जो है कम्युनिस्ट पार्टी का एक संस्करण हो गई है, पूरा कब्जा मतलब वहाँ पे कम्युनिस्टों का है। तो मुझे लगता है कि जो मूल कांग्रेसी है, कांग्रेस हिंदू मुसलमान समाज के सब तबकों को साथ लेके चलने वाली पार्टी हुआ करती थी। आज की तारीख में कांग्रेस क्या कर रही है? जिस कांग्रेस ने जातिवादी जनगणना को नकारा, वही कांग्रेस का नेतृत्व आज का, अभी 10 साल पहले
ये जातिवादी जनगणना को नकार चुके हैं मनमोहन सिंह की सरकार के समय, और अब आज उसी को बढ़ के बात करना है। अब आज आपने मीडिया को ही अपना दुश्मन मान लिया है। तो मीडिया तो एक समाज का आईना है, वो जो वही चीज़ दिखाएगा जो सामने है। अब आपको पहचानना है कि आपकी इच्छा, आप सीखना चाहो सीखो, ना सीखना चाहो मत सीखो। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस सीखने की मुद्रा में नहीं है, और जिस तरह से वो अपनी हार को ईवीएम पे मढ़ेंगे, मतलब आप पहली बार मैंने देखा कि चुनाव आयोग को मतगणना के पहले पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो जा रहे हैं, वीवीपीएट की बात कर रहे हैं। देश में जब से ईवीएम मशीनें आई हैं, फेयर इलेक्शन हो रहा, चुनाव में हिंसा खत्म हो गई। जिन चीज़ों की आप तारीफ करें, 64 करोड़ लोगों ने वोट डाला है, यानी दुनिया के किसी भी लोकतंत्र का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और उस लोकतंत्र को साबित कर रहा है। पूरे देशों, पूरी दुनिया भर की नज़र भारत के चुनाव पे होती है। तो अगर कहीं कोई गड़बड़ होगी, कोई चीज़ होगी, भाई चुनाव आयोग ईवीएम पे आप संदेह उठाते हो, आपको 10 बार चुनाव आयोग ने बुलाया कि भैया आओ और करके दिखाओ, तब आप कहाँ चले जाते हो। तो मुझे लगता है, या अभी हाल आप तेलंगाना में जीते, उसके पहले कर्नाटक में जीते, मध्य प्रदेश में भी आपने सरकार बनाई थी, छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनाई थी, कई जगह अलग अलग पार्टियां जीती है, तो तब फिर ये ईवीएम को क्यों नहीं एडजस्ट कर सकते थे? या जब 10 साल आप सरकार में रहे तो काहे को चुनाव हार गए भैया, आप ही कर लिए होते। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ बहानेबाजी, जब तक इन बहानों से कांग्रेस दूर नहीं होगी, कांग्रेस विपक्ष के लिए हिंदुस्तान में कांग्रेस के अलावा कोई चारा नहीं है। बाकी सब ऐसी पार्टियां हैं बहुत छोटी जिनका आधार नहीं है। हम समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं है, लालू यादव की पार्टी बिहार से बाहर नहीं है, ममता बंगाल से बाहर नहीं है, द्रविड़ राजनीति वहाँ से बाहर नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको कांग्रेस को ही मजबूत होना पड़ेगा विपक्ष के लिए, या कांग्रेस ही बीजेपी का विकल्प बन सकती है, बशर्ते कि कांग्रेस उस दिशा में आगे बढ़े, अपनी हार को स्वीकार करे, आत्ममंथन करे, अपनी गलतियों से सीखे और उनको सुधारे। तो कांग्रेस को गलतियों से सीखना होगा, सबक लेना होगा। तो क्या आपको नहीं लगता है कि बीजेपी को और मोदी सरकार को भी सावधानियां बरतनी होगी? लगातार आपको सत्ता में बरकरार हैं, तो क्या जो उम्मीदें हैं वो बढ़ेंगी जनता से, और जो कटुता आई है चुनाव में, क्या उसका असर पड़ेगा भविष्य की राजनीति पर? देखिए, निश्चित तौर पे जो कटुता है वो तो दिख रही है। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, वो कटुता तो सामने दिख रही है। अब आप नरेंद्र मोदी से ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो छोड़ देंगे? बिल्कुल। जब आप देखेंगे कि जब 14 के अंदर सरकार बनी, पहली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो मॉब लिंचिंग लोगों के साथ, उसके ऊपर लोगों के पुरस्कार सम्मान लौटाना, एक तबका नरेंद्र मोदी को हजम ही नहीं कर पा रहा है। भाई, जब देश की मैक्सिमम आबादी बहुमत के साथ किसी व्यक्ति को सत्ता सौंप रही है, तो हमेशा से ऐसा हुआ है कि भाई कुछ लोग तो आपके सत्ता के विरोध में हैं, जवाहरलाल नेहरू के समय से, लेकिन जो विरोध में होते हैं वो ऐसा तो नहीं कि सरकार को ना मानेंगे। भाई, हमने चुनाव रखा है, चुनाव के अंदर जिसको ज़्यादा अंक मिलेगा वो चुनाव जीतेगा, उसको पूरे देश को मानना है। तो लेकिन अगर आप ये असहनशीलता दिखाओगे तो नरेंद्र मोदी से आप सहनशीलता की उम्मीद मत करिए। तो ये कटुता निश्चित तौर पे बढ़ेगी। दूसरी बात, बीजेपी को सुधार अपने आप में भी करना पड़ेगा। कई जगह यहाँ पे अगर मान लो किंतु परंतु लग रहा है, कुछ सीटें वो हारी, तो उसका कारण होगा उम्मीदवारों के चयन में गड़बड़ है, या नेताओं के अंदर एक अहंकार का भाव है। तो इन सारी चीज़ों को बीजेपी को लंबे समय तक यदि सत्ता में रहना है, तो रहने की उसको आदत हो गई। हम देख रहे हैं गुजरात में 27 साल हो गए, मध्य प्रदेश में 25 साल हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश में 10 साल हो गए। तो वो सीख तो गई है सत्ता में लंबे समय तक रहना, लेकिन अगर उसको और निरंतरता देनी है तो बीजेपी अपनी गलतियों को दुरुस्त कर सकती है। मुझे लगता है कि उनके अंदर ये क्षमता है, वो अपनी गलतियों को करते भी हैं और बार बार उनको ठीक भी कर लेते हैं। तो ऐसा मैंने कई तो बार देखा, मध्य प्रदेश में भी संगठन में कई बार देखा। तो वो अगर क्षमता बीजेपी की बरकरार रहती है तो मुझे नहीं लगता अभी हाल कि बीजेपी को कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत भविष्य में भी होने वाली है। तो एडिटर्स व्यू में आपने जाना हमारे एडिटर इन चीफ का व्यू, और अगली बार ऐसे ही किसी ज्वलंत मुद्दे पर फिर रखेंगे एडिटर्स व्यू में वो अपना व्यू। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।